दिला पाए। राष्ट्रमाता माता रमाबाई के सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बहुत सारे नेता साथी हैं, इसलिए मैं सबका नाम न लेते हुए उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ बैठकर हमारे तमाम सारे वक्ता साथियों के ख्यालात सुन रहे हैं। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जिनकी वजह से आज हम इस हैसियत से यहाँ खड़े हैं, हमारी औकात कुत्ते और बिल्लियों से भी बदतर थे, लेकिन उनके कठिन परिश्रम के बाद हम लोग इस हैसियत पर पहुँचे कि आज हम हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। उनके संघर्ष के जीवन में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे बातें आप लोगों को हमारे साथियों ने बताई हैं। निश्चित तौर पर ये बात हम 1984 से लेकर के आज तक सब सुन रहे हैं। 1984 से लेकर के काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन हम वहीं की वहीं हैं। हमारा विरोध है कभी मंच लगा करके हमारी बुराई नहीं करता, न उनकी कभी पंचायतें होती हैं, न उनके कभी मंच लगते हैं, न उनकी संगोष्ठियाँ होती हैं, न उनके सम्मेलन होते हैं, लेकिन वो जितना हमारा बिगाड़ सकते हैं वो बिगाड़ रहे हैं। हम मंच लगा लगा करके चिल्ला रहे हैं, उसके बाद भी आज हम वही की वही हैं। आखिर कारण क्या है, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। मंच से कुछ कहते हैं, करते कुछ है, इसलिए शायद इस समाज को आगे बढ़ने में बहुत अंतर आ रहा है। अगर कथनी और करनी में अंतर ना हो तो निश्चित तौर पर हम सब आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे प्रवचन देने वाले लोग अच्छे अच्छे प्रवचन मंच से देते हैं, कहते हमसे हैं, लेकिन सबसे पहले वही काम वही करते हैं। निश्चित तौर पर साथियों, ये जो सब कुछ चल रहा है महापुरुषों की विचारधारा है, हम उसे मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, ये विचारधारा और ये आंदोलन जब तक तुम्हारे नेता नहीं होंगे, तुम्हारी सत्ता नहीं होगी, तब तक न कोई आंदोलन चलेगा, न कोई विचारधारा चलेगी, कुचल दी जाएगी। कहा है कि राज बिना नहीं धर्म चले हैं और धर्म बिना सब अले बले है। ये हमारे महापुरुषों ने कहा। साहब कहाँ गए? यही था नहीं? निश्चित तौर पर साथियों, हमारी मानसिकता राज करने की मानसिकता होना चाहिए। जब तक हमारी मानसिकता राज करने की मानसिकता नहीं होगी, तब तक न हम अपना धर्म जिंदा रख सकते हैं, न हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रख सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारे लोगों को कुर्बान होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जिसकी हैसियत है वो भी और नई हैसियत है वो भी उस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करता है और उसे करना चाहिए। लेकिन जैसे अभी बहुत सारे वक्ता साथियों ने कहा, टांग खींचने वाली बात, हमारे खंडेलवाल जी ने कहा, टांग खींचने वाली बात जब तक रहेगी तो केकड़े जैसा हाल हो जाएगा, एक भी पैर नहीं बचेगा, टूट जाएंगे और वहीं खत्म हो जाएंगे। निश्चित तौर पर साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राज करने की मानसिकता के साथ हमको काम करना चाहिए। और राजपाट कोई चारपाई नहीं है जिसे जहाँ बिछा लें और उसके ऊपर में लेट जाएं। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने 2018 में बढ़ चढ़ के मुझे एमएलए बनाया और मैं एमएलए बना। एमएलए बनने के बाद 5 साल मैंने किसी भाई का फ़ोन नहीं उठाया, मुझसे नाराज़ हो गया,
मेरे पास खड़ा हो गया, मेरा दिमाग कहीं है, मैं उससे राम राम नहीं कर पाया, मैं निकल के चला गया, उसने हाथ दिया, मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मेरे पास आया मुझसे मिलने के लिए, 2 मिनट का टाइम लेके आया, मैं बाथरूम में हूँ, 5 मिनट हो गए, नाराज़ होके चला गया। किसी भाई के दरवाजे के सामने हैंडपंप लगा दिया, दूसरे भाई के यहाँ रह गया, वो नाराज़ हो गया। मैंने कई काम करा दिया, उसके यहाँ नहीं हुआ, वो नाराज़ हो गया। साथियों, निश्चित तौर पर मेरे से जो कुछ गलतियां हुई उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। मैं उन्हें गलतियां इसीलिए नहीं मानता क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं पद पर पहुंचने के बाद कि समय वही 24 घंटे का रहता है। जब विधायक नहीं होते हैं तब 100 लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं, विधायक बनने के बाद 1000 लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है, समय उतना ही है। पहले 100 फोन आते, फिर 1000 आने लगे, नहीं फोन उठा पाए, लोग नाराज़ हो गए। कोई बात नहीं, चलता है, स्वीकार है, जनता का फैसला है। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं 2023 का ये विधानसभा का चुनाव हारूंगा। चारों तरफ से ऐसा लग रहा था कि मैं ये विधानसभा का चुनाव जीतूंगा, लेकिन मैं कैसे हारा इसके ऊपर हम आप सबको सोचना पड़ेगा। कहाँ हमसे गलतियाँ हुई, कहाँ हमसे चूक हुई, और उन गलतियों को हम लोगों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में वो व्यवस्था दी है कि हर 5 साल बाद चुनाव होता है। ये कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल बाद लगे, हर 5 साल बाद लगता है। निश्चित तौर पर हमारे समाज में जो बहुत बड़ी इच्छा रखते हैं नेता बनने की, मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि वो हमारे समाज के लोग जो नेता बनना चाहते हैं वो प्रयास करें, टिकट लेकर के आएँ और टिकट लेकर के वो लड़ने की कोशिश करें, वो चुनाव लड़ें। लेकिन टिकट वो ला नहीं सकते, जो ले आता है उसके पीछे और पड़ जाते हैं। शायद मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। निश्चित तौर पर साथियों, ये जो मैं चुनाव हारा हूँ, मेरा तो जितना नुकसान हुआ है वो हुआ ही होगा, लेकिन यहाँ बैठा हुआ जो पूरा बहुजन समाज है आज ये भारी व्यथित है, दुखी है, परेशान है। जब ये हमसे फ़ोन पे बात करते हैं तो 80% लोग बात करते करते रोने लगते हैं, बोले हमने नहीं समझा था, हमने नहीं सोचा कि चुनाव हार जाएंगे, हम क्यों हारे हैं। फिर वो बहुत सारे लोग हमें कारण बताते हैं, तब हमारी समझ में आती है कि हमारे हारने का कारण क्या है। निश्चित तौर पर मैं वो सारे कारण नोट कर रहा हूँ और सारे कारणों पर बैठकर हम सब लोगों के बीच में बात करेंगे। निश्चित तौर पर इस मौके पर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ साथियों कि राजनीति से बड़ी ताकत दुनिया के अंदर में कोई दूसरी नहीं है। शिक्षा तो तुम पे पैसा है तो आप पढ़ाई लोगे, व्यवस्था है तो आप उसको दे ही दोगे, उस माहौल में उसको ढाली लोगे। लेकिन राजनीति कभी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती है, एक परिवार नहीं कर सकता है, एक गांव नहीं कर सकता है। राजनीति के लिए हमें दूसरे समाज के लोगों से भाईचारा बनाना होगा, हमें जाति की जगह पर जमात बनानी होगी। जैसे अभी फौजी जी ने कहा था, आपने कहा कि जाति नहीं, हमें जमात बनानी है। जमात का मतलब है जाति के साथ साथ में सर्व समाज के लोगों को, जो हमारी विचारधारा से सहमत हो, जो हमारे साथ चल सकता है, ऐसे सारे लोगों को लेकर के चलना चाहिए। आदरणीय फौजी जी, यहाँ केवल कुशवाहा समाज ही नहीं है, हमारे यहाँ के आयोग साथी भाई बनवारी लाल कुशवाहा जी, पूरी टीम से हमारी बात हुई। हमने कहा कि ये समाज की नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों को यहाँ बुलाना है, तो इसमें कम से कम 5-7 बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं। निश्चित तौर पर ये गांव हमारे महापुरुषों की विचारधारा से पूरी तरह सहमत है। मुरैना जिले में अगर सबसे पहले विचारधारा किसी गांव से शुरू हुई तो आज इसी गांव से शुरू हुई है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसको अभी भी कायम रखे हुए। हमारे बीच में आदरणीय केदार भाई साहब नहीं हैं, कोई दुनिया से हम लोगों को छोड़ करके चले गए, लेकिन मैं इस गांव के लोगों को, उनके पुत्र भाई और परिवार के लोगों को, पूरे गांव के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज
उनकी इस विचारधारा को जो काम छोड़ करके गए थे उसे पूरा करने में वो लोग लगे, उसको मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बधाई के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित तौर पर साथियों, बहुत सारी बात हमारे बहुत सारे लोगों ने कही। मैं इस मौके पर केवल एक बात ये कह देना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई तो आप अपने दम पे कर ही लोगे, लेकिन मैं अपने जो छोटे छोटे नुनिहाल मासूम बच्चे हैं, जो जहाँ खड़े हैं, ये बोल बैठे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे आज इस पावन मौके पर उनसे अनुरोध कर देना चाहता हूँ कि आपके पास क्या किसी के पास में फालतू समय नहीं है। 2 मिनट भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास में 2 मिनट का भी फालतू समय हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है, उसके पास समय नहीं है, व्यस्त जीवन है। ये इंटरनेट का ज़माना है और इस ज़माने में बहुत कम समय में बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं इस मौके पर आपसे यही कह देना चाहता हूँ, आपने मेहनत करके या आपके पिताजी ने, आपके परिवार के लोगों ने कुछ भी करके मेहनत करके आपको जो 15, 20, 25 और 30, 40 हज़ार का जो मोबाइल आपको दिया है, एंड्रॉयड मोबाइल जो आपके हाथ में है, इस मोबाइल को आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इस देश में इतने महापुरुष पैदा हुए हैं, उन महापुरुषों ने कितना बड़ा संघर्ष किया है। आज हम केवल इसलिए नाराज हो जाते हैं कि विधायक जी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हमसे राम राम नहीं की और हम नाराज हो गए। क्या हो जाता उस बात करने से? कोई थोड़ा बहुत तुम्हारा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगले आदमी को भी देखो, वो क्यों नहीं उठा पाया। जानबूझ कर तो नहीं उठाया होगा, जानबूझ करके तो ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन वो महापुरुषों को देखो, तथागत बुद्ध को, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था, सारा सुख वैभव पूरा का पूरा राजपाट छोड़ करके चले गए। ये महापुरुष जिन्होंने जीवन में ये संकल्प लिया कि हम जिंदे रहेंगे तब तक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। आज किसी की शादी होती है, 2, 3, 4 साल बीत जाते हैं, बच्चा पैदा नहीं होता है, तो वो हमारी बहन, वो भाई तो परेशान होता ही है, लेकिन उसकी सास, ससुर, ननद, दौरानी, जेठानी, चाचा, चाची, ससुर, पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार, पूरा गांव परेशान हो जाता है। 4 साल नहीं हुए, 4 साल हो गए, बहू को बेटा नहीं हुआ, 5 साल बीत गए, कोई बच्चा बच्ची नहीं हुआ, पूरा परेशान हो जाता है समाज। भागवत बोलते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, जवारे बहते हैं, नेजे चढ़ाते हैं, किलकन देते हैं, घटवैया पूजते हैं, देवी पूजते हैं, दुर्गा पूजते हैं, बच्चे के बच्चा हो जाए। लेकिन वो महापुरुष जिन्होंने ये संकल्प लिया कि हम जिंदगी भर बच्चा पैदा नहीं करेंगे, वो तो नाराज नहीं हुआ। किसके लिए कर रहा था वो? हमने फोन नहीं उठाया, नाराज हो गए। इन हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, ऐसे तमाम सारे महापुरुष हैं, और तमाम सारे महापुरुषों को आप लोग पढ़ें। तो मैं अभी बोल रहा था कि पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है, लेकिन ये जो मोबाइल आपके पास में है, इसमें अच्छी से लेकर के बुरी बातें तक इसके अंदर में है। ये तुम्हारे पास में है तो ये सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। इस मोबाइल में आप अपने पढ़ाई के अलावा जो व्यस्त समय बचता है, उसमें तमाम सारे महापुरुष हैं। उन महापुरुषों को आप लोग सर्च करें यूट्यूब पर और उनको पढ़ना शुरू कर दें। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो उसको वीडियो के द्वारा उसको चालू करके रख दो और सो और उसे सुनो। निश्चित तौर पर आपकी तरक्की होगी और आपका जीवन सुधर जाएगा, मैं बस विश्वास के साथ कह रहा हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी फालतू चीज़ें भी हैं जिन्हें देखकर आप कितना भी पढ़ो, कितनी भी कोशिश करो आगे बढ़ने की, जिंदगी में तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। इतनी खतरनाक चीज़ें भी इनके अंदर में, जिसमें 80% से ज़्यादा लोग उसी में व्यस्त रहते हैं। छोड़ दो उन फालतू चीज़ों को, पढ़ना कर दो अपने समाज को शुरू। मैं निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया की धरती में आगे बढ़ने का अगर कोई तरीका है तो वो शिक्षा, और शिक्षा केवल वो ही आदमी उस शिक्षा
आगे बढ़ सकता है जो अपने इतिहास को पढ़ता है। इतिहास को वही पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा आदमी हो। ये किताबी शिक्षा किसी मतलब की नहीं है, ये केवल आपको नौकरी दे सकती है, ये आपके खाने पीने की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन जो असली ज्ञान है जिससे अभी हम दूर हैं, किताबी ज्ञान के अलावा दोस्त और दुश्मन की पहचान करने वाला जो विषय है वो हम अपने महापुरुषों ही सीख सकते हैं। निश्चित तौर पर आप लोग अपने इस YouTube चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें इसमें डाल रखी हैं, उनको सर्च करके उनको सुना और देखा और पढ़ाना शुरू कर दो, आपकी तरक्की बदल जाएगी, आपका की तरक्की होगी। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है मनुष्य के जीवन में इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास में बहुत बड़ी ताकत होती है। इतिहास को अगर वो पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत पैदा होती है और ताकत से हौसले बुलंद होते हैं और दुनिया का कोई भी युद्ध हौसले के बगैर नहीं जीता जाता। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अगर आपको कोई युद्ध जीतना है, युद्ध ये ही नहीं कि लड़ाई झगड़े वाला युद्ध हो, युद्ध चुनाव का हो, युद्ध नौकरी का हो, युद्ध पढ़ाई लिखाई का हो, युद्ध अच्छा इंसान बनने का हो, युद्ध फिलोसफर बनने का हो, युद्ध खिलाड़ी बनने का हो, युद्ध आपको हीरो हीरोइन बनने का हो, जो कोई भी युद्ध हो, ये सारे के सारे युद्ध बिना हौसले के नहीं जीते जा सकते हैं। दुनिया का कोई भी युद्ध बिना हौसले के नहीं जीता जा सकता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और हौसले इतिहास से मिलते हैं। इतिहास को वो ही पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा ज्ञानवान हो, जो तर्कशील और विवेकशील हो, वो ही हमेशा आगे बढ़ सकता है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, आप हमारी सबसे बड़ी दौलत हो, तुमसे बड़ी हमारी कोई दूसरी दौलत नहीं है। अगर आप सुरक्षित हो तो हमारा बुढ़ापा भी सुरक्षित है और हमारा सम्मान भी सुरक्षित है। अगर आप सुरक्षित नहीं हो तो ना हमारा बुढ़ापा सुरक्षित है और ना हमारा सम्मान सुरक्षित है। यहाँ बैठी हुई हमारी माँ बहनें हैं, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, अपने बुजुर्ग और भाइयों से कह देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों, अगर आपका सबसे बड़ा कोई संपत्ति है, आपकी सबसे बड़ी कोई दौलत है, आपका सबसे बड़ा कोई धन है, तो आपके ये छोटे छोटे नुनियाल मासूम बच्चे, ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इससे बड़ी दौलत तुम्हारी कोई दूसरी नहीं है। निश्चित तौर पर इस दौलत को संभाल करके रखने की जवाबदारी आपकी है। अगर ये सुरक्षित है तो तुम्हारा बुढ़ापा सुरक्षित है और तुम्हारा सम्मान भी सुरक्षित है। अगर ये सुरक्षित नहीं है तो न तुम्हारा बुढ़ापा सुरक्षित है और न तुम्हारा सम्मान सुरक्षित है। अब इसे सुरक्षित करने के लिए हम लोगों को इनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। पढ़ाने के साथ साथ हम इनको संस्कार देना भी हमारी जरूरत है। हमें अपने महापुरुषों के संस्कार इनको देना है, तभी ये सुरक्षित रहेंगे। निश्चित तौर पर साथियों, आप लोगों से मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। आज कंपटीशन का ज़माना है, महंगे महंगे स्कूल हैं। ये सरकार इस देश की शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है, इस देश की पढ़ाई लिखाई को बर्बाद करना चाहती हैं। मध्य प्रदेश में 1,25,000 सरकारी स्कूल हैं। 1,25,000 सरकारी स्कूलों में से 24,000 सरकारी स्कूल को बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। इस देश में केवल 1,25,000 की जगह पर 9,000 सरकारी स्कूल होंगे। मध्य प्रदेश से सारे सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 1,25,000 स्कूलों के बच्चे केवल 9,000 सीएम राज स्कूल में पढ़ेंगे, 6 भेड़ की तरह वहाँ बड़े रहेंगे। क्या शिक्षा होगी? मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे साथियों, जब कोरोना लगा था, कोरोना काल में 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद बाजार खुलना शुरू हो गए, जात मेला लगना शुरू हो गए, शादियां शुरू हो गई, भंडारे शुरू हो गए, भागवत शुरू हो गए, टॉकीजें खुल गई, सब कुछ होने लगा। लेकिन स्कूल 1.5 साल बाद खुले। 1.5 साल बाद स्कूल खुले, ये सोची समझी साजिश के तहत कि इनके बेटे अगर जो पहले पढ़ रहा है 6, 7, 8, 9, 10वीं में, वो 1.5 साल जब शिक्षा से दूर रहेगा तो जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाएगा, फिर ये शुरू से फिर पढ़ना शुरू करेगा। तो शिक्षा को जानबूझ के खत्म करने के लिए कोरोना काल में यहाँ की सरकार ने स्कूलों को 1.5 साल बंद रखा था। ये उन्होंने क्यों किया? वो इन्होंने इसलिए किया था
कि इनका बाबा तथागत बुद्ध कह गया था कि तदीपो भाव, अपना प्रकाश खुद बनो, ज्ञानवान बनो, तर्कशील बनो, विवेकशील बनो। इनके बाप दादा सिखा गए हैं। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो अपने बापा की बात को मान जाएंगे, तो ये पढ़े लिखे हो जाएंगे, ये पढ़ लिखना शुरू कर देंगे, ये विवेकशील हो जाएंगे, ये तर्कशील हो जाएंगे, दोस्त दुश्मन की पहचान को ये समझने लगेंगे, तो फिर हम इनकी हराम की कमाई नहीं खा पाएंगे। उन्हें ये पता था कि इनका एक और बाबा पगड़ी वाला पैदा हुआ था, और वो पगड़ी वाला बाबा भी कह गया कि पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरा तरीका नहीं है जो हमारी उन्नति कर सके। उस पगड़ी वाले बाबा ने कहा था महाराष्ट्र के अंदर में कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। उस पगड़ी वाले बाबा ने कहा था महाराष्ट्र के अंदर मैंने पूरे देश में आंदोलन चलाया कि ये मेरे समाज के लोगों, ये मेरे भाइयों, तमाम सारे बहुजन समाज के लोगों, आज तुम्हारी जो दुर्गति हुई है, तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है, जो तुम्हारा सत्यानाश हुआ है, इसका मुख्य कारण एक शिक्षा है। उन्होंने स्लोगन में कहा कि शिक्षा बिना मति खोई, मति बिना गति खोई, गति बिना नीति खोई, नीति बिना संपत्ति खोई, संपत्ति बिना सब हुए ध्वस्त, और इतने अनर्थ केवल एक विद्या के कारण हुए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, बहुत सारे महापुरुषों ने कहा इंफॉर्मेशन इज द पावर, जानकारी ही ताकत होती है। और यही बात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कही थे, और भी तमाम सारे महापुरुषों ने कहा कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है, इसलिए ज्ञान धन से उत्तम है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी जो स्लोगन दिया था, तो संगठित रहो, संघर्ष करो, ये सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्लोगन में शिक्षा को महत्व दिया। पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। और यही बात कबीर साहब ने कहा कि शिक्षा के बगैर आप अपनी उन्नति कभी नहीं कर सकते हो। और मेरे साथ तो यही बात दक्षिण अफ्रीका में गोले और कारों की लड़ाई लड़ने वाला नेल्सन मंडेला, जो गोरे कारे की लड़ाई में वहां की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया था, 27 साल जेल में यातनाएं भुगतने के बाद जब नेल्सन मंडेला निकल करके आया था, तो 10 लाख काले लोग उनके स्वागत में आए थे। 10 लाख काले लोगों के बीच में नेल्सन मंडेला ने लोगों के बीच में कहा था कि मेरे भाइयों, मेरा मंत्र समझ लो, मैं आपको क्या कहने के लिए आया हूँ कि दुनिया को बदलने का, अपने घर परिवार समाज और देश और राष्ट्र को बदलने का और दुनिया को बदलने का अगर सबसे शक्तिशाली कोई हथियार है तो वह है शिक्षा, और दुनिया को बर्बाद करने का अगर सबसे अच्छा कोई हथियार है तो वो है अज्ञानता। निश्चित तौर पर साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब ये हमारे महापुरुषों ने कहा तभी उन्होंने धीरे 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 शिक्षा पर पाबंदी लगाना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, शिक्षा महंगी जरूर है, लेकिन मैंने कहा कि इतिहास से बड़ी चीज कोई दूसरी नहीं है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है। इतिहास के बारे में किसी ने कहा है कि अंधकार है जहां जहां आदित्य नहीं, और मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं। जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज मुर्दे के समान होता है, और जिसका इतिहास उज्जवल और वीरता से भरा पड़ा होता है वो हमेशा शेर की तरह दहाड़ करके चलते हैं और उसे दुनिया में सम्मान मिलता है। इसीलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा है, जानबूझ करके सरकारों के द्वारा इसको इस तरह की दोहरी शिक्षा नीति लागू की है। एक का बेटा तो दून स्कूल में पढ़ रहा है, किसी का बेटा इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, रूस में, इटली में पढ़ रहा है, और किसी का बेटा सेंट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आपका सरस्वती स्कूल, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल जो सरकारी के टीचरों द्वारा, जो अंग्रेजी के टीचरों द्वारा और एसी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। और एक आप हैं जो पचेर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जिसकी छत भी चुचाती है। एक संविदा कर्मी, शिक्षा कर्मी के द्वारा पढ़ाए जाते हो, और एक वो बेटा है जो दून स्कूल में अंग्रेजी का टीचर उसे पढ़ाता है, सिंधिया स्कूल में पढ़ रहा है। आप सोचेंगे कि ऐसे कंपटीशन के ज़माने में हम उनका मुकाबला कैसे करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे भाई पढ़ रहे हैं, ये मेरे भाइयों छात्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इतिहास से प्रेरणा नहीं। मैंने पहले कहा कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति पैदा होती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत पैदा होती है,
ताकत हौसले बुलंद होते हैं। और मैंने कहा दुनिया का कोई भी युद्ध बिना तोप और तलवार नहीं जीता जाता, हौसलों से जीता जाता है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो दूसरे स्कूलों में जो लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, आप हताश ना हो, आप इतिहास को पढ़ें, हमारे उन महापुरुषों को पढ़ें जिन महापुरुषों के पास कपड़े के अलावा दूसरी चीज नहीं थी, एक चवन्नी उनके पास में नहीं थी। जब महात्मा ज्योतिबा फुले अपने घर से उनके पिताजी गोविंदराव फुले ने निकाला था तो उनके केवल पास 5 कपड़े थे, और 5 कपड़े ही राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के पास में थी। लेकिन दुनिया में वो काम उन्होंने किया कि उसे कोई कर नहीं पाया था। उनसे ज्यादा गरीब तो आप नहीं हो। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास फीस भरने को पैसा नहीं था, किताब और कॉपी खरीदने को पैसा नहीं था, दूसरों की स्लेट बत्ती पे कलम कॉपी मांग के पढ़ते थे, दूसरों की चिमनियों के उजेले में पढ़ते, उजेले के लिए चिमनी भी नहीं थी। लेकिन उस महापुरुष ने कितना बड़ा काम किया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया था। वो काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, और दुनिया की धरती में उनसे पढ़ा लिखा विद्वान आदमी कोई पैदा नहीं हुआ है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास को जब खंगाला, 100 साल में इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किसने छात्र पढ़ करके गए? उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कोई गरीब का बेटा नहीं पढ़ता है, कोई मध्यम वर्ग का बेटा नहीं पढ़ सकता है। उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अगर कोई पढ़ता है तो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बेटे, प्रधानमंत्रियों के बेटे, राज्यपालों के बेटे, कैबिनेट मंत्रियों के बेटे, केंद्रीय मंत्रियों के बेटे, फिलोसफरों के बेटे, उद्योगपतियों के बेटे, बड़े बड़े हीरो और हीरोइनों के बेटे उस स्कूल में पढ़ते हैं। 100 साल का जब इतिहास देखा कि 100 साल में इन तमाम सारे 192 देशों के लोगों में से कितने लोग विद्वान स्कूल से पढ़ करके गए, उनका इतिहास देखा तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, जिसके पास कुछ नहीं था। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि ये कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, प्लूटो, माओत्से, इब्राहिम लिंकन तो गाय भैंस चराता था। इब्राहिम लिंकन जो दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका का राष्ट्रपति बना, वो गाय भैंस चराता था, शाम को जूतों की पॉलिश करता था, पूरी रात, पूरे दिन में जूते इकट्ठे हो जाते थे। इब्राहिम लिंकन रात जूतों में पॉलिश करके कुछ पैसे कमाता था, दिन में दूसरों की गाय भैंसें चराता था। लेकिन उस इब्राहिम लिंकन ने प्रतिज्ञा की कि मैं दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। वो चरवाहे का जो दूसरों की गाय भैंसें चराता था, वो इब्राहिम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। कार्ल मार्क्स, लेनिन को पढ़ा, उनको इतिहास कितने गरीब थे। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि आप अगर ये सोचते हैं कि फलाने का बेटा दूनी स्कूल में पढ़ रहा है, बड़े बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है, हम पचेर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। आप इतिहास पढ़ो, जिन गरीबों के पास कुछ नहीं था, हमारे महापुरुषों के पास आज वो दुनिया के सबसे बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। आप भी इतिहास से प्रेरणा लें। ये परिस्थितियां, ये संसाधन, ये पैसे कहीं से आते नहीं है, बल्कि परिस्थितियां, संसाधन तो हमेशा पैदा की जाती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथियों, जो संसाधन परिस्थितियों के भरोसे रहेगा वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो परिस्थितियां संसाधन के भरोसे रहेगा वो अपने आप का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो तुम खुद हो, जो ये सोचते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे पढ़ा सके। परिस्थितियां पैदा करो, संसाधन पैदा करो। ये दिमाग से परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, जैसे हमारे महापुरुषों ने पैदा की। और निश्चित तौर पर ये सरकार है, इस देश की व्यवस्था के वो पोषक कभी नहीं चाहेंगे कि तुम्हारा बेटा कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी बने। लेकिन तुम प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कलेक्टर बनने से नहीं रोक सकती। मैं बता देना चाहता हूं, निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि दृढ़ संकल्पी पुरुष और तेज जल प्रवाह अपने रास्ते खुद बना लेते हैं, इन्हें किसी के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप दृढ़ संकल्पित रहो, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या बनना है। जिस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता वो इंसान जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उद्देश्यहीन लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उधर, पूरी जिंदगी उनकी भटकने में लग जाती है। आप अपना एक लक्ष्य बनाइए कि मुझे कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, डॉक्टर बनना है,
इंजीनियर बनना है, तुम्हें जो अच्छा लगे, जो सोच आपकी हो, जिसमें आपकी ज़्यादा रुचि हो, उसका आप संकल्प कर लो और उस संकल्प करने के बाद उस पर ऐसे सवार हो जाओ, आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपके लक्ष्य पर पहुंचने से नहीं रोक सकती है। लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ आप लोग वो काम करोगे तो निश्चित पहुंचोगे। तो मैं इस मौके पर, समय बहुत हो चुका है, लोगों को जाना है, मैं इस मौके पर अंत में यही कहना चाहूँगा कि साथियों, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, ये हमारे महापुरुषों ने कहा है। तो निश्चित तौर पर आज शिक्षा की बात इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि आज शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता